current. So whenever current is passed through a conductor, it behaves like a magnet, and this is known as magnetic effect of a current. ठीक है, तो जैसे ये वायर है, इस वायर के अंदर मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों ओर जो है, इसके चारों ओर जो रीजन है जिसमें इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड इट इज डिफाइंड एज द रीजन ऑफ स्पेस, the region of space around a magnet or current carrying conductor in which its magnetic influence can be experienced is called magnetic field. तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट में आप लोग जानते हैं कि एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और ये छोटी छोटी आयरन की चीजों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन एक रीजन के अंदर ही काम करता है। इसके चारों ओर एक रीजन है जिसमें इसका इन्फ्लुएंस है, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है। अगर हम किसी आयरन नेल को अगर इस बाउंड्री के बाहर प्लेस करते हैं तो उसको ये अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर विद इन दिस रीजन, विद इन दिस बाउंड्री अगर हम इसको प्लेस करते हैं नेल को, तो उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर पाता है। तो ये जो रीजन बनता है इसके चारों ओर, इस रीजन को हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, मैग्नेट के चारों ओर भी रीजन हो सकता है और करंट कैरिंग वायर के कंडक्टर के चारों ओर भी रीजन हो सकता है जिसमें उसका क्या होगा, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस होगा। तो जो रीजन है जिसमें मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, जो मास के चारों ओर रीजन होता है जिसमें उसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस होता है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन किया था, द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड ए चार्ज्ड बॉडी, तो चार्ज के चारों ओर उसका इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, उसी टाइप से ये मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और इसको B से हम डिनोट करते हैं। तो जैसे मैंने एरो लगाया, दैट इज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होती है। जैसे मैंने अभी बोला कि अगर आयरन नेल को हम इस बाउंड्री के बाहर प्लेस करें तो यहाँ पर इसको ये अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पाएगा, यानी कि इस मैग्नेट का यहाँ पर फील्ड क्या होगा, जीरो। इज दैट क्लियर? और जब अगर हम नेल को इसके नजदीक लेके आए तो इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो जितना नजदीक होगा ये मैग्नेट के, उतना स्ट्रांगली इसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। दैट इज जो फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होती है, और इस फील्ड स्ट्रेंथ को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोल देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल वर्ड की यूज किया है, अभी आगे चल के बताते हैं। हाइपोथेटिकल नॉर्थ मोनोपोल, नॉर्थ मोनो, मोनो का मतलब सिंगल पोल, तो सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है मैग्नेट का, इसीलिए हाइपोथेटिकल वर्ड हमने यूज किया है। कि मान लेते हैं कि एक इमेजिनरी एक हमारे पास नॉर्थ मोनोपोल है, सिंगल पोल है, ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल स्ट्रेंथ, जिसकी स्ट्रेंथ जो है इनफाइनाइट स्मॉल है, यानी कि यूनिट पोल स्ट्रेंथ है। तो वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अगेन आई एक्सप्लेन, numerically it is equal to the magnetic force experienced by hypothetical north monopole of infinite small strength placed at that point। ठीक है, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोल देते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये फोर्स के इक्वल है, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट इसके क्या होंगे, टेस्ला, TESLA, और कैपिटल T से इसको डिनोट किया जाता है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसके एसआई यूनिट हो सकते हैं, या फिर क्या होंगे, वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट्स भी इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के लिए। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होता है, एक बार फिर से आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होता है। सपोज इस P पॉइंट पर आपको फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करना है, तो आपको इस P पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा नॉर्थ पोल प्लेस करना है जिसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, 1, इनफाइनाइट स्मॉल स्ट्रेंथ होगी। तो ये छोटा सा सिंगल नॉर्थ पोल जितना फोर्स इसकी वजह से एक्सपीरियंस करेगा वो इसका क्या कहलाएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लॉ। तो बायट-सेविट्स लॉ क्या कहता है कि इट स्टेट दैट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। तो एक हमने कोई भी एक वायर लिया है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए हम बायट-सेविट्स लॉ यूज करते हैं। तो स्मॉल करंट एलिमेंट क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, करंट मल्टीप्लाई बाय स्मॉल लेंथ।
और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी करंट एलिमेंट जो होता है, और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या लेनी है, जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन होती लेते हैं हम लोग। तो ये वायर हमने लिया है जैसे, तो एक छोटा सा करंट एलिमेंट हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं आईडीएल, जैसे ये करंट एलिमेंट हमने कंसीडर किया है यहाँ पे। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से, दिस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है एट एनी पॉइंट पी, ये पी पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है एट डिस्टेंस आर, और ये एंगल थीटा यहाँ पर करंट एलिमेंट के बीच में, और ये पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट का। तो जो बायोट-सेवर्ट्स लॉ वो क्या कह रहा है, इट स्टेट दैट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल। तो ये करंट एलिमेंट हमने सपोज किया यहाँ पर स्मॉल लेंथ डीएल है, करंट आई फ्लो कर रहा है, और इसकी इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन है, दैट इज ये इस वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी, और ये पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट पी का इस तरफ को, ठीक है आर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आई विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट एलिमेंट, आई डी एल करंट एलिमेंट हो गया आपका, थीटा विल बी द एंगल बिटवीन दिस करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी वेयर वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, एंड आर जो है वो आपको बताया डिस्टेंस हो गया इसका। तो ये आपके पास हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द करंट एलिमेंट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के लिए फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट के, यू विल गेट आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के, इट डिपेंड्स अपॉन, के डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन से मीडियम के अंदर जो प्लेस किया है करंट एलिमेंट को, मीडियम एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को मेजर कर रहे हो, वेदर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है या सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। एंड फॉर एसआई सिस्टम, अगर हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स ले लें, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और मीडियम कौन सा ले लें, वैक्यूम, मीडियम कौन सा ले लें, वैक्यूम, इन दैट केस आपके पास क्या आ जाएगा इसमें, तो वैक्यूम के लिए और के की जो वैल्यू है वो आप पुट करेंगे म्यू नोट डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो म्यू नोट डिवाइडेड बाय 4 पाई ये इसकी वैल्यू होगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी किसके इक्वल होती है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई की, इट इज इक्वल टू 10 raised to power minus 7। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना कि 10 raised to power minus 7 के इक्वल होता है। तो ये रिजल्ट जब आप इसमें पुट कर देंगे, देन व्हाट यू विल गेट, जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल आ गई, वैक्यूम के लिए म्यू नोट 4 पाई आईडीएल साइन थीटा एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो वैक्यूम के लिए ये रिलेशन आपके पास बनेगा अगर आपने इस कंडक्टर को किसमें प्लेस किया हुआ है, वैक्यूम के अंदर प्लेस किया हुआ है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन के अंदर हम थोड़ा और चेंजेस ला रहे हैं, आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आर से इसको डिवाइड कर देते हैं। इसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से डिवाइड कर दिया, फिर देखते हैं कि आपके पास क्या आया, डी बी इज इक्वल टू, यू विल गेट म्यू नोट डिवाइड बाई 4 पाई, एंड आप इसको लिख सकते हैं अब आई डी एल क्रॉस आर, आई डी एल क्रॉस आर एंड डिवाइड बाय आर क्यूब। तो ये आर स्क्वायर था, एक और आया आर क्यूब बन गया, और इसको हमने आई डी एल क्रॉस आर लिख लिया। तो डी एल क्रॉस आर दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, आई डी एल क्रॉस आर का, दैट इज आई डी एल आर साइन थीटा, where theta is the angle between vector dl and r, that is current element and r position vector, ये एंगल आपके पास आ जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, इसको बोल देते हैं बायोट-सेवर्ट्स लाइन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म के अंदर आ गया है बायोट-सेवर्ट्स लॉ। अब आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की, बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, किससे देते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। तो डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल।
तो राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी क्या दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं बाइट-सेविट्स लॉ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि राइट हैंड थंब रूल हम इसके ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं, उसको आप समझ सकते हो। तो डीएल क्रॉस आर है, तो आपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं, राइट हैंड लेना है और इसकी जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स, इनको कर्ल करोगे, इनको रोटेट करोगे आप डीएल से आर की तरफ। तो जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की। तो जैसे पी पॉइंट के ऊपर आपको फील्ड फाइंड आउट करना था, और अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये डीएल वेक्टर इस टाइप को है, इस तरफ को है डीएल वेक्टर। तो डीएल की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ को है, इधर वेक्टर डीएल था आपका आई डीएल करंट एलिमेंट, और इधर आपका आर वेक्टर था, ये आर वेक्टर इस तरफ को था, ये एंगल थीटा बन रहा था। तो व्हेन वी कर्ल द फिंगर फ्रॉम डीएल टू आर, तो थंब आप देख सकते हैं कि किस तरफ को जा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। आपका आएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये इनवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की बन जाएगी। कौन सी डायरेक्शन बनेगी, इनवर्ड, इनवर्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड में लिखूंगा और आप लिखोगे परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की एट पॉइंट पी। अगर यही पॉइंट पी आपका इधर होता, कंडक्टर के इधर लेफ्ट साइड में, यहाँ पे पी पॉइंट होता, तब यही जो डायरेक्शन है वो आपकी बन जाती आउटवर्ड। कैसे, यहाँ पर फिर आपका आर इस टाइप को आना था, आर जो डिस्टेंस होता आपका इस टाइप से होता, और डीएल आपका इसी डायरेक्शन में, करंट इधर ही फ्लो कर रहा है, तो डीएल इधर हो जाता आपका और आर आपका इधर हो जाता। तो फिंगर्स को डीएल से आर की तरफ लेकर के आना है आपने। आपका थंब कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, टुवर्ड्स यू। तो ये इस टाइप से परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनेगा यहाँ पर भी, लेकिन वो आउटवर्ड डायरेक्शन में बन जाएगा। तो इस तरफ को जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो क्या बन जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और कंडक्टर के राइट साइड में क्या बन जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, इसके स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, इफ वी कर्व फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, if we curve fingers of right hand from vector ideal, that is dl, to vector r, then thumb points towards, तो thumb जो है वो किसके डायरेक्शन देगा, thumb points towards magnetic field इंडक्शन। तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डीबी की आपको या बी की डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक और रूल है आप समझ सकते हो, वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। अगर ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई वे में भी आप रूल्स जो है उसको लगा सकते हो। जैसे आपको ये पी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करो, इस पी पॉइंट के नजदीक यहाँ पे एक छोटा सा लूप लगा दिया आपने। ठीक है, अब आप ये जो करंट के लिए एरो लगा हुआ, करंट की डायरेक्शन में था, तो यहाँ से हम चलेंगे और यहाँ पर एक एरो लगा देंगे, जैसे ये एरो लगा हुआ है इस तरह। यहाँ नहीं लगाना, जो सबसे नजदीक वाली साइड है उसके ऊपर आपने एरो लगा देना है। अब आप देखिए लूप जो कैसे घूम रहा है, लूप जो कैसे चल रहा है, ये आपका लूप जो क्लॉकवाइज चल रहा है, जैसे घड़ी की सुई चलती है क्लॉकवाइज। तो इफ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन थंब्स गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो फिंगर्स को रोटेट करते हैं, जैसे ये लूप रोटेट कर रहा है, देखिए क्लॉकवाइज, तो थंब कहाँ जा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ फील्ड क्या हो गया, इनवर्ड। आपको इनवर्ड डायरेक्शन में ही लिखवाया था फील्ड पहले मैंने आपको, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड हो गया। अब आपको फील्ड यहाँ फाइंड आउट करना है, यहाँ एक लूप लगा लेते हैं। ठीक है, ये एरो जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसी एरो की सीध में यहाँ पे अब एरो लगेगा आपका। तो अब ये लूप कैसे घूम रहा है आप देख सकते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो फिंगर्स को यहाँ एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे तो थंब कहाँ जाएगा आपका, आउटवर्ड डायरेक्शन में।